चलिए दोस्तों, फिर आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। यह आपको पता है कि बिग लूसेंट यानी बड़ा लूसेंट जो एमसीक्यू है, उसका हम एमसीक्यू कराने का कोशिश कर रहे हैं पार्ट वाइज पार्ट, जिसमें सबसे पहले हम शुरू किए हैं सब्जेक्ट फिजिक्स यानी भौतिकी। और भौतिकी के 6 चैप्टर हम दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो पे पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। आज जो है 7वां चैप्टर, जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स। क्या है तो एक मिनट, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वह लेसर कहलाती है, लेसर। देखिए यहाँ पे किरण पुंज का एक चर्चा हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। किरण पुंज है क्या? तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? किरण पुंज तो वो 3 तरह के होते हैं। 3 यानी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, पहले तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या है और अपसारी किरण पुंज क्या है, ठीक है। तो जब एक बिंदु से जब किरणें आगे की ओर निकलती है, चारों ओर फैल जाती है, एक किरण से चारों तरफ फैल जाती है किरणों के समूह, उस किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। एक बिंदु से चारों तरफ निकलने वाली किरणों के समूह को हम कौन सा किरण पुंज कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब एक ही बिंदु पर आ करके जब किरणों के समूह, ठीक है, मिले तो उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर गमन करे, इस समूह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा था कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाता है? तो लेसर कहलाता है, ठीक है। लेसर कहिए या लेजर कहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 में कह रहा है कि लेजर बीम सदा होती है। लेजर जो है बीम सदा होती है। अपसारी बीम क्या होती है? तो अपसारी, अभिसारी और अपसारी बता दिए हैं और समांतर भी बता दिए हैं। 3 में देखिए क्या कर रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो ये देखिए परमाणु का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। परमाणु का यह हो गया नाभिक। क्या हो गया? नाभिक। इसमें रहते हैं नारायण प्रसाद, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसमें यह हो गया आपका कक्षा। इसको क्या बोलते हैं? तो कक्षा बोलते हैं, यानी कि ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। एक कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। और नाभिक में कौन रहता है? तो नाभिक में रहता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे 3 नंबर में कि परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन? तो नारायण प्रसाद। देखिए किधर है नारायण प्रसाद? नहीं है नारायण प्रसाद, ये भी नहीं है नारायण प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 1 है नारायण प्रसाद का, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आ जाएगा। एक ट्रिक है ईंटा पग नाच। ईंटा पग नाच। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ट से हो जाएगा थॉमसन, यानी कि जे थॉमसन, ठीक है। यहाँ से प से हो जाएगा आपका प्रोटॉन और ग से हो जाएगा आपका गोल्डस्टीन। क्या हो जाएगा? तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। और न से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा जेम्स चैडविक, ठीक है। तो इसको बस इस ट्रिक याद रखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ईंटा पग नाची से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, ठीक है। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। अब बताइए न्यूट्रॉन की खोज, यहाँ पे अभी आपको बताया है ना अभी नाम कुछ देर पहले, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो अब बताइए 4 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ईंटा पग नाच, न से
न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक। अब देखिए निम्न में से अस्थायी कण है, अस्थायी कण कौन है? तो 5 का सी यानी कि न्यूट्रॉन है, यह अस्थायी कण है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए 6 नंबर, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि यह सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। अब परमाणु द्रव्यमान इसका 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11, ठीक है। लेकिन जब न्यूट्रॉन निकालना होगा, न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु संख्या घटा देंगे। कितना आ गया? तो 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो अब आपसे कहेगा कि अगर आपके पास प्रोटॉन की संख्या दे दिया, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया, और कहेगा कि बताइए कि परमाणु भार ये कितना है, ठीक है। अब परमाणु भार वाले ये कौन से परमाणु हैं? तो बताइए 11 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो 23 आएगा, ठीक है, 23 आएगा। और 23 कौन से परमाणु का जो है परमाणु भार होता है? तो सोडियम का है। तो सोडियम कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। तो वहीं कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि प्रोटॉन 2 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? एक बात बताइए, द्रव्यमान हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को घटाते हैं तभी तो न्यूट्रॉन आता है। तो कितना होगा कि प्रोटॉन को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो निश्चित है कि 4 में से जब 2 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा ना न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि कितना होगा द्रव्यमान संख्या? तो 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए साथ में क्या करा है कि नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार कितना होता है? तो 7 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 10 के पावर -15, ठीक है। यह नाभिक का आकार हो गया, ठीक है। उसके बाद कहेगा पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पोजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो 8 का हो जाएगा आपका डी यानी कि एंडरसन ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना होती है? जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1, और प्रोटॉन कितना होगा? 1। जानते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, ये तीनों बराबर होता है, ठीक है। परमाणु संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो ये तीनों क्या होता है? बराबर होता है। देखिए कोई भी अगर आप कॉपी है, कॉपी का जो पेज होता है क्या रुखड़ होता है? ठीक है, नहीं, वो क्या होता है? तो वह होता है आपका, वो क्या होता है, 1 मिनट, वह समतल होता है। पेज क्या होता है? बराबर होता है। पेज क्या होता है? तो बराबर होता है। P4 प्रोटॉन, E4 इलेक्ट्रॉन, Z4 परमाणु संख्या, पेज क्या होंगे? तो बराबर होंगे। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना, प्रोटॉन की संख्या तो कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? बताइए, J.J. थॉमसन ने। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश डैश की संख्या है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए नाभिक में तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, पहला बात, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता है नहीं, सीधे कहता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, तब यह हो जाता। अब देखिए परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं परमाणु में प्रोटॉन? तो हम जानते हैं कि नारायण प्रसाद कहाँ रहते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं। तो नाभिक के भीतर कि नाभिक के बाहर कि कक्षक में, कि नाभिक और कक्षक दोनों में थे, तीनों के तीनों क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन जो है, ठीक है, ये क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। और न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन होते हैं, इनके पास कोई आवेश ही नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन वहन कैसे करेगा? तो 1 यूनिट ऋणावेश से ना वहन करेगा। अब देखिए समस्थानिक परमाणुओं में, समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो समान होती है। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, यह समस्थानिक क्या होता है? तो समस्थानिक वैसे होते हैं जिसके परमाणु संख्या, समस्थानिक क्या होते हैं? तो जिसके परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या बराबर हो,
क्या हो, बराबर हो, परमाणु संख्या बराबर हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, बराबर नहीं हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन होते हैं, 1H2, फिर होता है 1H3। देखिए नीचे वाला को परमाणु संख्या, अब जो परमाणु संख्या होता है वहीं प्रोटॉन की संख्या होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हम बताया ना कि PEZ पेज क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। अब बताइए परमाणु द्रव्यमान बराबर है, तो नहीं है। तो कह रहे समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर, तो इलेक्ट्रॉन कहीं बराबर दिया है, नहीं। प्रोटॉन बराबर था, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यही भी तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, परमाणु संख्या समान होती है। तो इस तीन को चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर होता है, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन रख सकता है। अब देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार अलग अलग किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। आपको बताया भी है, समझ में भी आया होगा। चलिए 16 में क्या कर रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। देखिए आइसोटॉप मतलब वही समस्थानिक, बस न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगा ही होगा। मान लीजिए कि हाइड्रोजन का अगर है 1H1, यहाँ पे 1H2 और 1H3, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन निकालिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगा, 0। इसमें न्यूट्रॉन निकालिएगा तो कितना होगा, 1। इसमें न्यूट्रॉन निकालिएगा तो कितना होगा 1H3 में, तो 2 हो जाएगा। देखिए तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग आया कि नहीं है, लेकिन परमाणु की संख्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, प्रोटॉन की संख्या बराबर है, परमाणु भार अलग अलग है और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग। ठीक है, तो कह रहा है किसी परमाणु के आइसोटॉप वो नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। 17 में देखिए क्या कर रहा है कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो परंतु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संभारिक, आइसोबार्स कहते हैं। ये भी इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आर्गन है, आर्गन का परमाणु संख्या 8 होता है और उसके बाद इसका परमाणु भर कितना होता है, 40 होता है। उसके बाद पोटेशियम का 19 होता है, परमाणु भर कितना होता है, 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, परमाणु भर कितना होता है, ठीक है, तो 40 होता है। अब देखिए इसमें परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है, लेकिन परमाणु भर क्या है, तो बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे समभारिक। ठीक है, तो वैसे तत्वों का समूह, ठीक है, वैसे तत्वों के समूह जिनके परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, ठीक है, और परमाणु भार समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो आइसोबार्स यानी कि समभारिक कहते हैं। बस याद रखिएगा। अब देखिए ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक। देखिए परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा, तो समस्थानिक कहलाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो वह है सीजियम के। सबसे सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं, तो सीजियम के होते हैं। 20 में क्या करेगा, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है वह क्या कहलाती है, तो 20 का हो जाएगा डी। ठीक है, समस्थानिक एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है 22 का हो जाएगा बी, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम का जो है सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नाभिकीय संलयन। अब देखिए सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था 24 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फर्मी के द्वारा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, नियंत्रित नहीं अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है
तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पोटेशियम। के से पोटेशियम आर्गन विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर। करें कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण को, कि बीटा किरण को, कि गामा किरण को, कि निम्नलिखित में से सभी? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी उत्सर्जित करता है और गामा किरण भी उत्सर्जित करता है। एक मिनट गामा किरण भी उत्सर्जित करता है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा? तो नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश सबको पता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पर कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। तो इसमें जो है आपको ना इसमें इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, लेकिन इसमें कौन है? तो इसमें एक एक्स किरण है, अल्फा कण है, बीटा कण है, गामा कण है, ठीक है। तो इसमें ऋणावेशित कण कौन है? तो वह है आपका बीटा कण, ये ऋणावेशित कण होते हैं, ठीक है। बाकी जो है ये सब क्या है? तो धनावेशित है, ठीक है। गामा किरण पर कोई आवेश ही नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, 30 नंबर इधर है, हाँ एक मिनट, हाँ चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्या करेगा? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है। मतलब नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? तो इसमें अंतर क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। 31 नंबर देखिए, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो 31 का आंसर कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, जर्कोनियम, जर्कोनियम। उसके बाद देखिए 32 नंबर कह रहा है कि अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश, अल्फा कण होना चाहिए, अल्फा लिखा है, अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए 32 का आंसर कौन हो जाएगा? तो बी, यानी कि हीलियम के एक परमाणु के, हीलियम के एक, हीलियम कितना होता है? तो 2 और 4। देखिए अल्फा कण को इसका परमाणु जो होता है कितने धनावेश होते हैं? तो 2, ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो 4 के बराबर होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 33 का आंसर कौन हो जाएगा? तो सी, यानी कि गामा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरण को उत्सर्जित करता है। 34 नंबर क्या कर रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो 34 का हो जाएगा आपका सी, कैडमियम। देखिए 35 नंबर, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है, नाभिकीय विखंड के प्रचलन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो 38 का हो जाएगा सी, संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का। कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर
क्या है? तो एक आणविक भट्टी है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक आणविक भट्टी है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 41 नंबर, कह कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि द्वारा। 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए 2 को आपको पॉइंट दिया है, ठीक है, 2 को पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। आर में कह रहा है कारण इसका कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए। दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है। आर क्या है? तो सही कारण है। मतलब कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, ये भी सही है। और इसका कारण क्या है? तो उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो बता दिए आपको कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए 43 नंबर, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तारा जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा 1, यानी ए और 2, नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से तारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2 का प्रयोग, ठीक है, किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखिएगा कि भारी जल का फार्मूला क्या होता है? तो D2O होता है। अब देखिए 47 नंबर, 47 में क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को जो है आप चुनिए। तब देखिए 47 नंबर का हम देख लेते हैं। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 से हम का प्रयोग किस में करते हैं? तो ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट 60 तो कैंसर में। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। सोडियम 24 का रक्त व्यतिक्रम में। यानी कि 47 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर में, कोबाल्ट 60 का कैंसर में, उसको आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि में, सोडियम 24 का तो रक्त व्यतिक्रम में। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्षण है? 48 का हो जाएगा आपका, 48 का हो जाएगा बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? निष्कर्षण नहीं, सॉरी, निष्कर्ष है। तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अब देखिए 49 नंबर, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल। अब देखिए बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पहले खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। क्यों? तो क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। अब चलिए 1 मिनट, हाँ 51 नंबर,
51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एक्स किरण, एक्स किरण। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो 52 का आंसर क्या होगा। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा ए, द्रव ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव ऊर्जा में परिवर्तन के कारण। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो, जिससे लाखों रुपए की बचत हो। 53 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सी, सामान्य तापमान पर। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो। तो समान तापमान पर। अब चलिए 54 नंबर। 54 में क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो क्यों। तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। 55 में क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जर्मेनियम। अब देखिए 56 नंबर। 56 में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। 56 का आंसर क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। ठीक है। अगला देखिए 57 में करा कि पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो P-N संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि दिष्टकारी। P तथा N प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो P-N संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है। तो दिष्टकारी। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। अब देखिए NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। NPN जो है PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है, एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। 61 में क्या करें। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो 61 का क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों। तो क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्या है, वक्राकार है। अब चलिए 63 नंबर देखते हैं। 63 में कह रहा है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो 63 का हो जाएगा आंसर आपका ए, यानी कि बाह्य सेमीकंडक्टर। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो 64 का आंसर कौन हो जाएगा। 64 का आपका आंसर हो जाएगा सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने में रडार का प्रयोग हम करते हैं। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, होलोग्राफी के द्वारा। लेसर बीम का उपयोग होता है। लेसर बीम का उपयोग किस में होता है। तो यह आँख की चिकित्सा में लेसर, ठीक है, लेसर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि कहलाता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका डी, होलोग्राफी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो तत्कालिक प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी के इलाज किसके द्वारा किया जाता है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी के इलाज किसके द्वारा किया जाता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लेजर के द्वारा या लेजर के द्वारा।
लेजर लेस रेखी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है? कौन सा गुण जो है एक्स किरणों का नहीं है? तो ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है, तो नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अब देखिए 71 नंबर, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 72 का हो जाएगा आपका ये इंफ्रारेड तरंग। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारा जो है अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ये नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड। करा है 75 नंबर की एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सिलिकॉन की बनी होती है। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी यूरेनियम विखंडन के आधार पर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा तब का डी, उद्दीप्ति विकिरण। उद्दीप्ति विकिरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर देखते हैं। 78 में क्या करा है कि निम्न तापीय इंजनों यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। तो 78 का आंसर कौन हो जाएगा? तो ए, रॉकेट में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी। उसको तो कह रहा है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग डैश डैश होती है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन होती है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सूक्ष्म तरंग। 81 नंबर देखिए। 81 में क्या कर रहा है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो क्या बता रहे थे? 81 में बता रहे थे कि एक मिनट, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? 81 के आंसर कौन होगा? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। 83 नंबर देखिए क्या कर रहा है? पहले तपायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? पहले तपायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो 83 के आंसर हो जाएगा आपका सी, जे ए फ्लेमिंग ने। जे ए फ्लेमिंग ने। उसके बाद देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं। तो 84 के आंसर कौन हो जाएगा? 84 के आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की। 85 नंबर देखिए क्या कर रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयोग की जाती है वो कौन है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका, 85 का आंसर हो जाएगा ए, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 87 का आंसर हो जाएगा आपका सी, परास्रव
तरंग। अब देखिए सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है, सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो असीमित होती है, असीमित होती है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो नवासी का ए हो जाएगा सौर सेल होते हैं। उसके बाद 90 नंबर देखिए, 90 नंबर क्या कर रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो 91 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि पराबैंगनी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, 1 मिनट, 91 कहीं तो पढ़े था ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो 91 का आंसर क्या होता है, डी पराबैंगनी। अच्छा ठीक ठीक। 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, ठीक है, किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो बताइए। इसमें से चारों को ऑप्शन दे दिया गया, तो 92 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, पराबैंगनी और अल्ट्रा वायलेट। अब देखिए 93, विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है, 93 क्या हो जाएगा, तो सी रेडियो तरंगे। 94 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है, एक्स किरणों का नहीं है, तो 94 का हो जाएगा ए, ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है, तो यही नहीं है। अब देखिए 95 नंबर, 95 में क्या करेंगे, पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी नंबर जो है ना सही नहीं है, यह अनुदैर्ध्य तरंग है, नहीं, प्रकाश जो है ना एक अनुप्रस्थ तरंग है। 96 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, 96 का आंसर हो जाएगा ए, पराध्वनिक तरंगे। 97 में देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो 97 का हो जाएगा ए, वैद्युत संदीप्ति। दोस्तों समझ में आया होगा, फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लेकर के आएंगे अगला चैप्टर जो होगा, ठीक है। तभी आप जो है ना, उससे पहले आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखें हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, इतना काम तो आप लोग कम से कम कर दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे हम।